नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ता है। यानी कि जब भी कंपनी आप शुरू करते हो तो आपको कुछ ना कुछ आपके कंपनी का फॉर्मेट रखना पड़ता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी का मतलब हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, और भी बहुत सारे टाइप्स है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए और ये क्यों फॉर्म करते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। देखो, कोई भी कंपनी अगर आप शुरू करना चाहते हो, कोई भी कंपनी का मतलब है मेरा प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप जब करोगे तभी आप इंडिया में बिजनेस कर सकोगे, बराबर। तो बिजनेस स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरा होता है कि एलएलपी कंपनी, तीसरी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, और कुछ और टाइप्स भी है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, निधि कंपनी या फिर एनजीओज या फिर ट्रस्ट। इनमें से आप डिसाइड करो कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही है। बट एक कंपनी हम फॉर्म क्यों करते हैं? सबसे पहले कि अगर आपको किसी एक्सटर्नल लोगों से फंडिंग चाहिए, वीसी से, एंजल इन्वेस्टर से, इसलिए आप कंपनी फॉर्म करते हो, या फिर आप एक से ज्यादा डायरेक्टर कंपनी में बनना चाहते हो, इसलिए आप कंपनी फॉर्म करते हो, या फिर आपको किसी से फंडिंग उठानी है, इसलिए भी आप कंपनी का स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करते हो। तो ये हो गई कंपनी के बिजनेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब हम देखते हैं कि कंपनी का अगर फॉर्मेशन शुरू कर दिया तो प्राइवेट लिमिटेड, तो कंपनी का एक नाम आता है, उसको बिजनेस नेम कहते हैं। तो बिजनेस नेम कहाँ रजिस्टर्ड होता है हमारा? कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। अब ये कंपनी का जो बिजनेस नेम है वो आता है हमारा आरओसी के अंडर, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के अंडर। जब भी आप कंपनी का नेम फाइनल करते हो तो आपको 1, 2, 3 ऐसे नाम देने पड़ते हैं। क्यों? कि अगर एक कंपनी का नेम अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आरओसी एक्सेप्ट करती है तो ठीक, पहला जो नाम दिया है आपने, वरना वो दूसरे नाम पे चले जाते हैं। होगी एक्सेप्टेड नहीं होता है तो तीसरे नाम पे, इसलिए आपको 3 नाम देने पड़ते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा टेलीकम्युनिकेशन, टाटा मोटर्स, यानी कि जो कुछ आपने नाम दिया है उसके बिलोंगिंग, यानी कि आपको एक सेकेंडरी नेम भी देना पड़ता है। ओके, तो ये सेकेंडरी नेम भी आप डिसाइड करके रखो कि आपकी कंपनी किस एरिया में काम करने वाली है। सपोज आपकी कंपनी का नाम एबीसी रहा तो एबीसी सॉल्यूशन, एबीसी इंफॉर्मेशन या फिर एबीसी टेक्नोलॉजीज, बराबर। तो आपको देखना होगा कि आपको क्या रखना है। अब बात करते हैं कि कंपनी का जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर डायरेक्टर्स होते हैं, तो हर एक डायरेक्टर को एक डीन मिलता है, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हम स्कूल में जाते थे, देखो, तो हमें एक रोल नंबर दिया जाता था, तो उसी प्रकार कंपनी के अंडर डायरेक्टर लोगों को एक डीन दिया जाता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी कि उस कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है वो डीन से पता चलता है। और ये डीन आपको जो भी नए डायरेक्टर्स आते हैं तो उनको मिलते हैं। स्टार्टिंग में जब कंपनी फॉर्म होती है तभी वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। ये भी हमें आरओसी के साइट से या फिर एमसीए के साइट से मिल जाता है। इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब बात करते हैं डीएससी के बाद, डीन के बाद डीएससी की। डीएससी क्या होता है? कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो डीएससी क्यों जरूरी होता है? जब भी कोई आप कंपनी का काम करते हो तो हर वक्त आपको साइन देने की जरूरत नहीं पड़ती। डीएससी होता है कि पेन ड्राइव की तरह एक पेन ड्राइव होता है, बट वो डिजिटल सिग्नेचर होता है, यानी कि आपको फिजिकली साइन करने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, या फिर कुछ अपडेट करना है, या फिर जो कुछ बाकी के काम होते हैं, तो इसके लिए डीएससी की जरूरत पड़ती है। ये भी आपको एमसीए के साइट से मिल जाता है। इसको ऑनलाइन सबमिशन करके आप इजीली पा सकते हो। उसके बाद आता है कि आपने कंपनी डिसाइड कर ली, या फिर आपका कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होगा, बट आपकी कंपनी क्या काम करता है, क्या काम करती है। तो ये आता है एमओए और एओ के अंडर, यानी कि ड्राफ्टिंग, एओए और
एमओए। तो एमओए होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्यों काम करते हैं कि कंपनी का आपका स्ट्रक्चर क्या है और कंपनी आपकी क्या एक्टिविटी करने वाली है, इसके लिए एमओए और एओ बनाया जाता है। उसके अंदर आपके कंपनी के कितने तरह के काम है, या फिर आपके कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, शेयर अप कैपिटल क्या है, ये आपको इसके अंदर दिखाना होता है, यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। और ये फाइल होने के बाद आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए फाइल करना होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होती है। तो कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर यानी एमओए, एओए, डीएससी, डीन, ये सब कुछ आपको देना पड़ता है, तभी जाकर आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है आपको। उसके बाद आता है कि आपको एक फीस भी पे करनी होती है, उसको पे ऑफ इनकॉर्पोरेशन फीस कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि आप कंपनी के अंदर जितने डायरेक्टर हो, तो उस कंपनी का एक फीस आपको देना पड़ता है। सपोज आपने 1 लाख रुपए फीस दी, तो एक शेयर अप कैपिटल के थ्रू वो यानी कि आपके जो शेयर्स होते हैं उसी में वो दिखाया जाता है। सपोज आप 2 डायरेक्टर्स हो, तो एक का परसेंटेज आपको कितना डिसाइड करना है, 50%, और दूसरे का कंपनी में होल्डिंग कितना, 50%। तो 50% के शेयर एक डायरेक्टर के अंदर होंगे और दूसरे 50 शेयर दूसरे डायरेक्टर के अंदर होंगे। ये परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, या फिर आपको आपके डायरेक्टर्स को कितना परसेंटेज देना है, या फिर जो नए डायरेक्टर्स आने वाले हैं उसके लिए भी आपको शेयर कैपिटल जो है वो एक अलग से आप डिसाइड करके रख सकते हो। उसके बाद आता है कि ये सब कुछ हो गया, तो बट एक वेरिफिकेशन के लिए भी जाता है, और एक अप्रूव जब मिलता है तभी आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है। आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है कि जैसे हमारा पैन होता है और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो उसी प्रकार कंपनी का भी एक टैन होता है और पैन होता है। तो पैन के अंदर आपका सब कुछ, कंपनी की जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हुए वो उस पैन के अंदर आपको शो हो जाती है, और दूसरे लोगों को भी यानी कि गवर्नमेंट को भी पता चलता है। और उसी के से एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको मिलता है जब आप इनकॉर्पोरेशन कंपनी करते हो। तो उसके ये सीडीएसएल के जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको मिल जाता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, उसके बाद आता है कि ये सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गया, बट आपको एक करंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है। आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक में ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हो कि मुझे करंट अकाउंट ओपन करना है, वो आपका कंपनी का करंट अकाउंट ओपन करके देंगे। उसके लिए भी कुछ डिपॉजिट आपको रखना पड़ता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखो कि कंपनी का जो करंट अकाउंट होता है उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। ओके, ये खाली आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और नंबर ऑफ जो भी इनकम आ रही है वो आप इसी अकाउंट के अंदर लोगे। जब तक आपके पास आरओसी का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब तक कोई भी बैंक आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकती उस कंपनी का नेम का। ओके, अब बात करते हैं कि बैंक अकाउंट हो गया, ये सब कुछ हो गया, बट अगर नेक्स्ट स्टेप होता है कि रजिस्ट्रेशन। तो अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन कंपनी के अंडर होते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ ऑनलाइन काम करना है या फिर कुछ प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में बेचने हैं, तो गवर्नमेंट का एक स्लैब होता है कि 20 लाख 40 लाख के अंदर आपका अगर ट्रांजेक्शन हो रहे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की लेने की जरूरत नहीं है। बट किसी वक्त भी आप अगर ऑनलाइन करते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको जीएसटी नंबर निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए होता है। और ये क्यों होता है कि आप कोई भी काम करो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, आप ऑनलाइन बेचते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका कुछ इनकम एज पर लिमिट, गवर्नमेंट की जो लिमिट है उसके ऊपर नहीं जाता है बराबर, तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बट किसी केस में आपको लेना पड़ सकता है। ओके, उसके बाद आता है कंप्लायंस। जब भी आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हो तो आपके कुछ कंप्लायंस भी जरूरी होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में 90 डेज के अंदर आपको एक सी अपॉइंट करना पड़ता है, एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, जो
ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपके कंपनी के जो कुछ अंदर पैसों की लेन देन होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक फाइलिंग करनी पड़ती है। आपकी कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, या कंपनी एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, या फिर जो कुछ टैक्स कट डिडक्ट हो रहे हैं तो उसका सब कुछ मैनेज ये सीए करते हैं। तो इसके लिए आपको 90 डेज के अंदर एक सीए भी अपॉइंट करना पड़ता है। ये कंप्लायंस का ही पार्ट हो गया। या फिर कंप्लायंस जैसे कि आपकी हर 3 महीने में कंपनी की एक मीटिंग होनी चाहिए, तो पूरे साल के अंदर ये 4 मीटिंग्स होती है। बोर्ड्स ऑफ मिन्यूट्स या माइन्यूट्स आप जो कुछ कहोगे, ओके, वो प्रिपेयर करना पड़ता है। कंपनी के कंप्लायंस वो एमसीए के साइट पे आपको अपलोड करने पड़ते हैं। ये तो हो गया कंप्लायंस की बात। अगर आपका बिजनेस और बढ़ता है, या फिर आपका बिजनेस उस कैटेगरी के अंदर है जिसमें आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर परमिट लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो उस केस में आपको वो पर्टिकुलर लाइसेंस एज पर बिजनेस नेचर के हिसाब से भी लेना पड़ता है। जैसे कि आपका अगर फूड का रहा तो फूड के अंदर आपको FSSAI लेना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हो जिसके अंदर गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी ही पड़ सकती है। जैसे कि आपका बिजनेस अगर फॉरेस्ट के एरिया में आते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको लेने पड़ेंगे, या फिर एनवायरमेंट के कुछ लॉज जो होते हैं वो भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। या फिर आप कुछ हेल्थ रिलेटेड कर रहे हो तो आपको ड्रग का लाइसेंस वगैरह लेना पड़ सकता है। ओके, तो इस नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपके लाइसेंस और परमिट भी चेंज होते रहते हैं, बट ये आपको लेना जरूरी है। हर एक बिजनेस के लिए नहीं कह रहा हूं, जिन बिजनेस के लिए जरूरत है उसी बिजनेस के लिए लो आप। ओके, उसके बाद आता है कि अगर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि EIN उसको कहते हैं, अगर आप कंपनी रन कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉय भी हायर करने पड़ेंगे। एम्प्लॉय जब भी हायर करोगे तो आपके पास एक एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। क्यों, जो भी कंपनी हायर करती है तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को एक नंबर दिया जाता है, उसको एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। इस एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ वो एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम करता है, उसी के साथ साथ जो वो पे करते हैं, जैसे कि PF हो गया, EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपका एक PF नंबर भी जनरेट होता है। ये कुछ मैंडेटरी है, वो करना पड़ेंगे आपको। उसके बाद आता है कि अदर लाइसेंसेस यानी कि आपके प्रोफेशनल टैक्स हो गए, या फिर आपका शॉप एक्ट हो गया। इस तरह के लाइसेंस आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है। अब हमने बात कर ली पूरे बिजनेस जो भी आप बनाने वाले हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, इसके बारे में, यानी कि कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर। अब ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, इसकी भी थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपको हर एक सिटी के अंदर आपको गूगल पे ढूंढना है कि यस मुझे कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, और मेरी कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए आपको ऑनलाइन कुछ कंपनियां मिल जाएगी, बराबर। तो उस कंपनी के पास जाकर आप आपकी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। किसी भी एरिया में बैंक तो होती ही है, तो बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जो कुछ बाकी की परमिट्स होती है, लाइसेंस होती है, कंप्लायंस होती है, हर एक सिटी में CA रहते ही है, उनके पास जाकर आप उनसे हेल्प ले सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप ये करते होगा, यस, तो हम आपको बिजनेस के लिए जो कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, या फिर कंपनी कब आपको रजिस्टर्ड करनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैं कहता हूं जब तक आपके पास आपकी कंपनी में प्रॉफिट आना चालू नहीं होता, या फिर आप अगर किसी एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तब तक आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के चक्कर में मत पड़ो। ओके, इस्टेब्लिश मत करो, क्योंकि बहुत सारा खर्चा होता है। हर साल आपको CA के जो भी CA होते हैं वो आपकी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट या प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। और जो कुछ कंप्लायंसेस होते हैं उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और अगर किसी CA 10-15 हजार में मिल जाएंगे आपको, और जो भी कंप्लायंस करती है बाकी की कंपनियां, उनको 10-15 हजार रुपए देने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ DSC हर 2 साल में एक्सपायर होता है, तो DSC के 1500 रुपए, कुछ तो है 1500 रुपए शायद, वो भी आपको देने पड़ेंगे। ये मैं प्रोफेशनल जो सर्विस फीस है वो इंक्लूडिंग कह रहा हूं, या फिर आप ऑनलाइन चेक कर लो कि DSC के लिए कितना पैसा चाहिए, वो एमसीए की वेबसाइट पे भी होता है।
बट आपको सही कंसल्टेशन चाहिए तो आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को कांटेक्ट कर सकते हो, और आपके बिजनेस फॉर्मेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके, और बाकी की जो कुछ रिसोर्सेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो कुछ आपको हेल्प चाहिए, वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरा एक ही मोटो है कि नंबर ऑफ लोगों ने कंपनी फॉर्मेशन में आना चाहिए, बराबर, यानी कि कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। आप अगर किसी दूसरे के यहां नौकरी करते हो या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो दोनों में से आप कौन से इसमें बेटर हो आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप कंपनी फॉर्म करो। अगर आपको लगता है कि यार मैं दूसरे की कंपनी में ठीक हूं, तो आप वो काम करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे खुद का बिजनेस चालू करना है, स्टार्टअप चालू करना है, तो आप कंपनी फॉर्म करो। बट कब, जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तब, या फिर आप अगर एक्सटर्नल फंडिंग उठाते हो तब, या फिर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो DIPP, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर LLP कंपनी का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यानी कि लाइसेंस का मतलब है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये सब कुछ देख लो। जो कुछ अगर आपको मदद चाहिए, आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करके सब कुछ ले सकते हो। हम आपकी मदद करेंगे आपकी कंपनी के फॉर्मेशन में, हम आपकी मदद करेंगे आपकी कंपनी के मेंटरशिप में, कंसल्टिंग में, या फिर जो कुछ बाकी के अगर आपको हेल्प चाहिए वो भी हम आपसे ले सकते हो। एक बार आप unicornofIndia.com पे जाकर आपको जो कुछ चाहिए वो चेक कर सकते हो और आपके लिए मदद मांग सकते हो। तो मिलते हैं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।